Good evening, students. Class 7 Social Science, your history section. Here is the 11th video of your 4th chapter, The Mughal Empire. Let's start the topic. From the previous video, we have started about discussing the period of Akbar and how he run the administration at the center और किस तरह से वो अलग अलग जो टैक्स का फॉर्मेशन है सिस्टम किस तरीके से गवर्न किया जाता था इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मनसबदारी सिस्टम विच इज़ रिलेटेड विद द रैंकिंग सिस्टम कि कितना ज़्यादा हाईएस्ट से लोएस्ट पोजीशन पर किस तरीके से रैंक्स या ऑर्डर में अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रखते थे. One of the most remarkable feature of Akbar's administration was the मनसबदारी system. और उस रैंकिंग सिस्टम का जो नाम है वो क्या है, मनसबदारी सिस्टम, विच हैज़ बोथ मिलिट्री एंड सिविल एस्पेक्ट अटैच टू इट. यानी कि मिलिट्रिकल फीचर्स और जो नॉर्मल लोग हैं, सिविलियंस जो हैं, आम जनता जो है, उन दोनों के एस्पेक्ट से देखकर बनाया जाता था. द पावर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज ड्राइव्ड लार्जली फ्रॉम इट्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जो मिलिट्री है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. अगर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जो नेशन के अंदर या जो एरिया उनके पास है उसमें यूनिटी और उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे. ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी पार्ट था. अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि एक तो वो जो सेना जो नॉर्मली काम कर रही है स्टैंडिंग आर्मी, एंड अ ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड रॉयल सोल्जर्स जो कि हमेशा प्रोटेक्शन के लिए चौकन्ने रहकर काम करते थे. Akbar distributed the military responsibilities among a group of officials known as मनसबदार्स. यानी कि इस मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मनसबदार्स को अपॉइंट किया जाता था. द मनसबदार्स वर पर्सनली अपॉइंटेड बाय द एम्पायर. यानी कि जो राजा है वो खुद अपॉइंट करता था. एंड ये जो वर्ड मनसब है इसका मतलब होता है रैंक्स या पोजीशन, हेरार्कियल फॉर्म में, मतलब सबसे ऊपर सबसे वाला, और जैसे जैसे पोस्ट कम होती जाएंगी वैसे नीचे की तरफ वो गिरता चला जाएगा. द मनसबदार वॉज असाइंड इन अ रैंक ऑफ हेरार्की. हेरार्की का मतलब होता है एक घटते हुए क्रम में, हायर से लोअर की तरफ. ठीक है. और द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ही हैड टू मेंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ हॉर्समैन. हॉर्समैन का मतलब बेटा यहाँ पर घुड़सवार से नहीं है, नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं. यहाँ पर हॉर्समैन का मतलब है स्किल्ड मैन से, यानी कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करना, ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट करना जो अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हों. ठीक है. और मिलिट्री का अंदर हर एक पर्सन ऐसा होना ज़रूरी था राजा के लिए जो कि अच्छे से काम अपना करना जाने, ताकि कभी भी प्रोटेक्शन को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस ना उठ सके. एंड द लोएस्ट रैंक इज़ मनसबदारी सिस्टम वॉज 10. यानी कि लोअर लेवल पर जो आपके पास हैं वो 10 के करीब कुछ लोग होते थे, और जो हाईएस्ट है वो 5000 तक लोगों को अपॉइंट किया जाता था. ठीक है. और जो हाईएस्ट पोजीशन है इस मिलिट्री का वो ज़्यादातर प्रिंस, यानी कि जो राजा के बेटे होते थे, ज़्यादातर वो लोग पोजीशन संभालते थे, ताकि जो राजा है अपने बेटों को मिलिट्री का पूरा डिपार्टमेंट हमेशा संभाल के रखने के लिए समझा सके, क्योंकि फ्यूचर में उनको राजा बनना है. तो उसी टाइम पीरियड पर उनको प्रिंस जो होते थे उनको मनसबदार्स की पोजीशन दी जाती थी. नेक्स्ट है बेटा रेवेन्यू सिस्टम. प्लीज़ आप रेवेन्यू सिस्टम को ऐसे याद रखें, इट्स लाइक अ टैक्स कलेक्शन सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट इज अकबर बोरोड मैनी फीचर्स ऑफ शाहजहां's रेवेन्यू सिस्टम. These were modified and combined with some new ideas and methods, thus resulting into the development and well-structured comprehensive revenue system of. यानी कि बेसिकली क्या है, शाहजहाँ के टाइम पीरियड से जो भी रेवेन्यू सिस्टम चलता रहा. ठीक है. मतलब बेसिकली आप ये मान के चलिए कि अकबर के टाइम पीरियड पर एक रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ, उस रेवेन्यू सिस्टम को शाहजहाँ ने कंटिन्यू किया. ठीक है. उस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ हद तक मॉडिफिकेशन किया गया जिससे डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छा हो और वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो काम कर सके. एंड टोडरमल अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर
जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उस तरीके से वहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर्स हुआ करते थे। हैज़ बीन क्रेडिटेड with the conception and implementation of these system. Therefore it is often referred as todermal broad based. बेसिकली क्या है ये जो टोडरमल सिस्टम आप इसको कह रहे हैं, या फिर ये जो टैक्स कलेक्शन का जो ज़्यादातर काम था ये कौन संभाले करते थे? टोडरमल संभालते थे, इसलिए उसको टोडरमल बंदोबस्त भी उसे कहा जाता है। ये बंदोबस्त है बेटा, पहले रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हुआ, तो इट्स टोडरमल बंदोबस्त, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड पे रेवेन्यू मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे टोडरमल बंदोबस्त नाम दिया गया। ठीक है, और बाद में भी इसी नाम से उसको कंटिन्यू किया गया। अकॉर्डिंग टू द टोडरमल बंदोबस्त सिस्टम, लैंड वॉज मेजर्ड बाय बैम्बू रेड्स, यानी कि जो बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे उसको मेजर किया जाता था। दैट वर जॉइंड विद द आयरन रिंग्स, यानी कि लकड़ियों को आप कुछ ऐसे लोहे के तार से, रिंग से उसे बांधा करते थे। दिस वॉज मोर एक्यूरेट सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट देन द प्रीवियस सिस्टम वेयर लैंड वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रोप, यानी कि पहले रस्सी से नापते थे और बाद में बैम्बू से नापना शुरू किया गया, यानी कि पहले वाले कंपेयर में ज़्यादा बेहतर था। एंड वन ऑफ द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, यानी कि लैंड की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर उसको 4 कैटेगरी में बांटा जाता था, जैसे कि पोलज, पराती, छाछर और बंजर। ये 4 कैटेगरीज हुआ करती थी। विद पोलाज बीइंग द मोस्ट फर्टाइल एंड बंजर वॉज द लीस्ट फर्टाइल, यानी कि ऑर्डर में रखा गया बेटा, सबसे ज़्यादा अच्छी जो लैंड होगा वो होगा पोलाज, उससे कम अच्छा पराती, उससे कम अच्छी छाछर, और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे कम जो फर्टाइल लैंड होगी उसे बंजर कहा जाएगा। मतलब बंजर मतलब इसमें फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है द एवरेज प्रोड्यूस from a land is previous 10 year was calculated as well as the average price of the crop was cultivated. The land revenue was determined on the basis of these. Average rate of revenue was fixed at 1/3 of the average produce. Peasants could pay that in a cash or a crop. यानी कि बेटा जो टैक्स है वो इस पे डिपेंड करता है कि भाई पिछले 10 सालों से लेकर अब तक कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके बेसिस पर प्राइस फिक्स होता था, भाई इतना आपको टैक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। और राजा के पास ये फिक्स था कि भाई टोटल जितना भी % आपने उगाया है, ठीक है, उसका 1/3 आपको टैक्स की फॉर्म में देना है। अब वो चाहें तो आप उस 1/3 को बेचकर पैसे दो कैश की फॉर्म में, या फिर ये जो 1/3 प्रोड्यूस हुआ है, आटा, चावल, दाल, जो भी कुछ भी, ठीक है, उसको आप क्रॉप एज अ टैक्स की फॉर्म में पे कर दो, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इज अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम वेलफेयर मेजर्स फॉर पीजेंट्स। पीजेंट्स बेटा बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड दे कुड टेक लोन्स, उनको लोन लेने का पूरा प्रोविजन था। द एम्परर आस्क हिज रेवेन्यू ऑफिशियल्स टू बी मतलब लीनियंट, कहने की मतलब थोड़ा सा ना सख्ती ज़्यादा ना बरतें, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, लीनियंसी दिखाएं इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। और ये पहले से ही कहा गया था, अकबर, हमने पहले भी पढ़ा कि जो अकबर का जो सिस्टम रहा उसके अंदर जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या लीनियंसी दिखाने के लिए कहा गया कि कभी सूखा पड़े, बारिश ना हो, या लैंड में प्रोडक्शन ना हो पाए, तो उस टाइम पीरियड पे पीजेंट्स को परेशान नहीं किया जाएगा जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर किया जाता था, तो वो चीज़ें नहीं थी। एंड अपार्ट फ्रॉम द लैंड एंड द रेवेन्यू, अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल एम्पायर वॉज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेड, क्योंकि दूसरे देश से सामान खरीदते थे, बेचते थे, तो उससे भी, ट्रेड से भी पैसा मिलता था। अकबर एनकरेज बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड बोथ, यानी कि देश की सीमा के अंदर भी और देश की सीमा के बाहर जाकर भी सामान बेचने खरीदने का काम चलता था। द ट्रेडर्स ऑफ द मुगल
era had established relations with China. उस टाइम पीरियड पर जो वहाँ पर राजा रहे उनसे. Europe, Central Asia, the main item was exported were like textile. Textile मतलब basically cloth. Indigo, it is a kind of a flower which used to give shine to the white clothes. ठीक है, जो सब बेसिकली इंडिगो ना एक टाइप का फूल होता है. ठीक है, जो आज के टाइम पीरियड पे हम लोग उजाला या नील, जिसको जिस नाम से आप जानते हैं, उजाला वो कंपनी है जो काम करती है इसके लिए. तो इंडिगो उस चीज़ का प्रोडक्शन है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पाइसेस, इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देशों में बेचा जाता था. नेक्स्ट इज अबाउट रिलीजियस पॉलिसी. यहाँ पर एक आप अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. रिलीजियस पॉलिसी. फतेहपुर सीकरी वॉज अ न्यू मुगल कैपिटल established by Akbar. It was in Fatehpur Sikri that Akbar sponsored a series of debates among people from the different religions such as Christians, Hindus, Jainis and Zoroastrians. A prayer hall called इबादत खाना, यानी कि जहाँ पर सभी के सभी लोग आके मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट किया करेंगे, तो वो कहाँ पर बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी में. नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू यूनाइट हिज एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन आइडियाज, अकबर प्रीच्ड, मतलब किसी चीज़ को फेवर करना है, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहन देना, किसी को बढ़ाना, तो प्रीच्ड सुलह एक कुल. इट वॉज अ पॉलिसी फॉलोड बाय अकबर और अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस. सुलह एक कुल. He also laid down a new religion order which was known as दीन-ए-इलाही. ये धर्म था जो कि अकबर ने चलाया. इट वॉज नॉट न्यू रिलीजन, ये कोई नया रिलीजन नहीं था. रेदर अ मॉरल कोड बेसिस ऑन द बिलीफ इन अ वन गॉड और अ यूनिवर्सल फोर्टिनिटी. फोर्टिनिटी का मतलब होता है बेटा ब्रदरहुड. कहने का मतलब क्या है कि दीन-ए-इलाही को नया धर्म नहीं था, बट ये बेसिकली क्या था? एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि नैतिक चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया कि एक ही गॉड होता है, उनमें आप विश्वास करें. यूनिवर्सल फर्टिनिटी, सभी को भाईचारा बना रहे, ब्रदरहुड बना रहे, और म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए. तो ये 2-3 चीज़ें दीन-ए-इलाही के नाम से वो प्रमोट करते थे. एंड पीस, the value that are accepted by all the religions. It had no religious scriptures, यानी कि उनके पास है ना किसी भी तरीके के कोई रिचुअल्स या किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करते थे दीन-ए-इलाही में. मतलब कहते हैं सब कुछ एक है, आपको बस क्या रखना है? आपको भाईचारा बना के रखना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, सबसे म्यूचुअली आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे. तो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन ही टॉक अबाउट दीन-ए-इलाही. नेक्स्ट इज अबाउट डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. ये जो एम्पायर है बेटा, अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय तक काम किया, और ये देखा जा सकता है कि यस, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आती तो शायद इतना और ज़्यादा ये एक्सटेंड कर सकता था. ठीक है. द मुगल एम्पायर वीकन कंसिडरेबली आफ्टर द औरंगजेब डेथ. औरंगजेब की डेथ के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. एंड ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूट कर बिखर जाना, या फिर मल्टीपल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते चले जाना, हैड सेट इन आफ्टर औरंगजेब्स डेथ. औरंगजेब की डेथ के बाद ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा कन्फाइन नहीं हुआ, धीरे धीरे करके बिखरना, टूटना शुरू हो गया. द मुगल एम्पायर लास्टेड टिल 1857 when the last Mughal empire Bahadur Shah Zafar was arrested and exiled to Rangoon. उन्हें रंगून भेज दिया गया by British government. The later Mughal rulers were weak, इनफेक्टिव, यानी कि ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनके राजा थे उनके पास उनके जगह ही नहीं है. वो सारा का सारा एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था, तो सारा उनके पास ही रहा. द नंबर ऑफ प्रोविंसेस
टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड डिक्लेयर देयर सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि जो सारी की सारी चीज़ें पहले अकबर के अंदर या औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में उनके अंडर काम करती थी, जब उनको पता चल गया कि भाई राजा को मार दिया गया है, देश से बाहर भेज दिया गया है, ठीक है, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के साथ, मतलब औरंगज़ेब के साथ क्या हुआ, उनके बेटों को उनके सामने मार दिया गया और उन्हें और उनकी वाइफ को देश निकाला दे दिया गया और उनको रंगून में जाकर रहना पड़ा, ठीक है। तो मतलब इसलिए उनके बेटों को उनके सामने इसलिए मारा गया ताकि आगे कोई वारिस नहीं है, हायरार्किकल सिचुएशन में आगे कोई राजा नहीं बनेगा, ठीक है, या और कोई दूसरी फैमिली का मेंबर आया भी तो ही वॉज नॉट दैट मच केपेबल और दैट मच स्ट्रॉन्ग टू रूल और टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन और टू चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद, ठीक है। और जो राजा छोटे मोटे जो राजा रहे या छोटा मोटा एरिया जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करना शुरू कर दिया। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट मेनी रूलर्स and many kings from the British Empire, and we go through with the many policies started by Akbar and which were continued by his father और his मतलब बेसिकली जो पॉलिसीज़ कुछ बाबर ने सेटअप की वो हुमायूं ने जो सेटअप किया, कुछ अकबर ने चलाया, अकबर ने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस किए जो कि उनके बेटे जहांगीर ने, उनके पोते शाहजहां और उनके जो बेटे औरंगज़ेब रहे उन्होंने आगे इसको कंटिन्यू किया। बट सिस्टम ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं किया, तो बट इट वॉज अ गुड सिस्टम, वी कैन लर्न फ्रॉम इट। तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ से सीखी, लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ दीन इलाही विच टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सल फर्टर्निटी। तो